नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए फिर से इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके हर साल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या है टॉपिक का नाम है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि आपको हर साल हर एग्ज़ाम में मतलब कंटिन्यूसली ये पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ भी कुछ मैं बहुत ईजी वे में आपको बताने वाली हूँ, जिसके मतलब आप एक बार ये वीडियो देखेंगे तो इसको 1 से 2 बार देखने के बाद आपको रटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है। चलिए हम देख लेते हैं कि बहुत आसानी से आप मतलब किस तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे और आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा, मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है C2H5O C2H5, आप सभी को पता है। तो हमको यही बनाना है। ठीक है, तो ये बनाने के लिए इसकी प्रयोगशाला विधि के लिए आप सभी को पता है कि इस टाइप का एक डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि इजी कैसे है। आपको एक फ्लास्क बनाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं आसवन फ्लास्क, जिसमें आसवन की प्रक्रिया होती है। तो ये होता है एक फ्लास्क बना लेना है आपको। सबसे पहले बताओ, देखिए भूलिएगा मत, फ्लास्क के अंदर आपको एक थर्मामीटर बनाना है। ठीक है, फिर एक इसमें रॉड वाला जो पतला वाला अपन हम देखते हैं लैब में हमारे होता है, तो वो बनाना है, जिसमें एथिल अल्कोहल ऊपर इकट्ठा होता रहेगा, उधर से ऊपर से पड़ता रहेगा। तो ये जो आसवन फ्लास्क है इसमें क्रिया होती रहेगी। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं फ्लास्क में। अब इस फ्लास्क को एक हैंडल से बांध देना है, क्योंकि फ्लास्क ऐसे तो रहेगा नहीं तो गिर जाएगा। आप प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते होंगे तो आप भी इसी तरीके से उसको किसी चीज़ में ऐसे हैंडल ऐसे बांध के रखते होंगे। तो आपने एक मतलब एक स्टैंड में उसको लगा दिया है ताकि वो गिरे ना। ठीक है, अब इसको गर्म किस पे किया जाता है, इस पर एक बालू उष्मक के ऊपर इसको रखा जाता है। मतलब बालू इसलिए रखा जाता है क्योंकि बालू के थ्रू एकदम से टेम्परेचर जो है, मतलब एकदम से जो उसका ऊष्मा जो है उसकी वजह से, क्योंकि ये ग्लास जो फटेगा नहीं। ठीक है, मतलब ये फूट जाता है, मतलब ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो बालू में रखने की वजह से ये धीरे 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 गर्म होता जाता है। जितना टेम्परेचर हमें चाहिए वो इसके थ्रू मेंटेन रहता है। ठीक है, किसके ऊपर रखा हमने फ्लास्क को, बालू उस्मक के ऊपर। तो इसमें एक ये ऐसा एक प्लेट बना दिया, प्लेट के अंदर थोड़ा थोड़ा बालू रेत जैसा ऐसे ऐसे भर दिया। आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि क्या इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आसवन फ्लास्क हो गया, उस पर एक ये बालू उस्मक हो गया। उसके बाद ये नीचे से हम इसमें हीट देंगे। ठीक है, उष्मा देंगे। तो आपको ये लिखना भी है कि ये क्या है, बालू उष्मक है। इसमें एक ये स्टैंड में लगा हुआ है। उसके बाद और ये हमारा आसवन फ्लास्क है, तो ये आपने लिख दिया। ये थर्मामीटर है, ये लिख लिया। ये हमारा एक छोटा सा फ्लास्क इसमें लगा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, एथिल अल्कोहल है इसमें। ठीक है, ये नट के थ्रू हम मतलब वो मेंटेन करते हैं कि कितना नीचे जाएगा और कितना नहीं। तो ये हमने इसमें इकट्ठा हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल प्लस सांद्र H2SO4 जो है वो इसमें पड़ा हुआ है और वो गर्म हो रहा है। और गर्म होके कहाँ जाएगा, ये धीरे धीरे जो है वो भाप बनते वाष्प बन के ये पूरा आपको ये ऐसे ऐसे यहाँ तक कर देना। इसके थ्रू मतलब इस नली के थ्रू हमारा इसमें ग्राही पात्र में एकत्रित होगा। कहाँ ग्राही, मतलब ग्रहण करने वाला। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो ग्राही मतलब क्या हो गया, ग्रहण करने वाला। तो ग्रहण कर रहा है कौन, ये फ्लास्क। एक फ्लास्क आपने बना दिया है, उसको एक बर्फ़ के एक उसमें रख दिया, जैसे बीकर है फ्लास्क वाला, तो ये इसमें रख दिया और इसमें बर्फ़ के कुछ बर्फ़ डाल दिया है। बर्फ़ क्यों डाला है, क्योंकि ये जो है ये गर्म होके वाष्प जो है वो यहाँ से एकत्रित होके यहाँ पे आ रहा है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमने बर्फ़ रखा है। बिल्कुल भी मतलब आपको इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। ये जो यहाँ से आ रहा है वो क्या हो रहा है, गर्म होके आ रहा है। तो इसको क्या रखने के लिए हमने क्या किया है, एक बीकर में गर्म कुछ बर्फ़ डाल के रख दिया है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर मतलब जैसे गर्म आएगा तो वो फट जाएगा अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो। आप सभी को पता है जो ये कांच के होते हैं तो इनके फटने की बहुत है, तो इसको हमको मेंटेन करना पड़ता है इसमें हर जगह टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, बर्फ़ वाले एक बर्तन में इसको रख दिया ग्राही पात्र को। इसमें एक एडेप्टर लगा होता है जिसके थ्रू वो बंद जिसमें सिर्फ नली जा सकती है अंदर, वो एडेप्टर लगाना ही पड़ता है, नहीं तो यहाँ से सब उड़ के चला जाएगा बाहर। ऐसे एकदम चारों तरफ से पूरा एयर टाइट रहता है कि कहीं से निकल ना पाए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ये ग्राही है। ठीक है, क्योंकि ग्राही में ही जाता
है। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको लिखना भी है, क्योंकि बिना लिखे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और उसके बाद यहाँ से ठंडा जल, ये देखो यहाँ पे, यहाँ ठंडा जल, और यहाँ से ये जल यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से भी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको संघनित्र बोलते हैं। मान लीजिए आप भूल गए कि इसको क्या बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मत लिखिएगा, उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एथिल अल्कोहल वाला मतलब पार्ट जो इसमें बर्फ मेंशन कर दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसमें मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं कि आपने कुछ मिस किया है या छोड़ा है, क्योंकि हम डाई एथिल ईथर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तो होगा ना। एथिल अल्कोहल और साथ एथिल अल्कोहल तो हर जगह यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल आपका यहाँ पे भी आएगा H2SO4 के साथ, और यहाँ पे भी एथिल अल्कोहल लिखना है, भूलिएगा मत, क्योंकि लिखने वाली चीज़ें कुछ ही हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये अपना डायग्राम हो गया टोटल, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको लिखेंगे कैसे? तो जो मैंने आपको अभी बताया उसी को हमें लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, जैसा कि हमने ऊपर बताया, आसवन फ्लास्क में क्या लिया है हमने, एथिल अल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 रेशियो में ले लिया है। मतलब 2 अनुपात आपका एथिल अल्कोहल है और 1 अनुपात सल्फ्यूरिक अम्ल। एथिल अल्कोहल ज़्यादा क्यों? क्योंकि डाई एथिल ईथर बनाने के लिए एथिल अल्कोहल ज़्यादा लगेगा, तभी तो डाई एथिल ईथर बनेगा। तो जो चीज़ हमें बनानी है वो तो ज़्यादा ही लेंगे ना। जब मतलब हमें चाय बनानी है तो दूध थोड़ा ज़्यादा ले लिया जाता है, पानी थोड़ा कम, तो चाय अच्छी बनती है। इसी चीज़ से याद रखिएगा कि एथिल अल्कोहल ज़्यादा लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ा सा मतलब कम लेंगे, इसलिए 2:1 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल 1 और एथिल अल्कोहल 2, ओके फाइन, के अनुपात में लेकर उसको बालू उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। तो बालू उष्मक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डायग्राम में कैसे मैंने बनाया है, की सहायता से गर्म करते हैं। 140 डिग्री का टेम्परेचर, हर जगह आपको ये मेंशन करना है कि 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना है। पर गर्म करने से ईथर जो है वो बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्रित होने लगता है। जब उसे हम 140 डिग्री पे गर्म करते हैं, डिग्री सेल्सियस पे, तो ईथर जो होता है वो उड़ के वाष्प बन के कहाँ एकत्रित होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ग्राही पात्र में एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार प्राप्त जो उसमें जो ईथर जो मिलता है ग्राही पात्र में, उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, अल्कोहल और जल। जल मतलब वाष्प जो बन के जा रहा है, तो जल तो होना ही है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी होगा क्योंकि हमने उसमें एथिल अल्कोहल के साथ साथ मिलाया था, और अल्कोहल, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों की अशुद्धियाँ उसमें होती हैं, अशुद्ध ही होता है, रॉ टाइप का रहता है, उसको हमें शुद्ध करना है, ठीक है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, कास्टिक सोडा का विलयन तथा CaCl2 के विलयन का प्रयोग करते हैं। क्या, किसके लिए? कास्टिक सोडा। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है? कास्टिक सोडा। एकदम याद करके रट के दिमाग में रखिए कि अशुद्धियों को दूर करने के लिए कास्टिक सोडा का के विलयन का या फिर से तथा CaCl2 के विलयन का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसके आगे भी कितना सारा लिखना है। जी नहीं, एक ही चीज़ को बार बार लिखना है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, प्रयोगशाला विधि करके आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालनी है, यहाँ पे ब्लू पेन यूज़ करना है। ब्लैक एंड ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज़ नहीं करना है। मैं इसलिए यूज़ किया है मैंने, क्योंकि वीडियो में आपको क्लियरली अच्छे से दिखे अलग अलग चीज़ें। तो प्रयोगशाला विधि मतलब क्या होती है? प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री पे गर्म करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो इसी चीज़ को आपको लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। जो चीज़ हमने डायग्राम में बताया, जो चीज़ हमने लिखित में बताया, उसी को हमें प्रयोगशाला विधि के स्टार्टिंग में आपको लिख देना है। उसके बाद हम इसका देखेंगे कि कैसे हमें प्राप्त हो गया। तो C2H5OH, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। डाई एथिल ईथर का क्या होता है? C2H5O C2H5, ऐसा होता है। तो C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4, ये सभी को पता है। तो H2 मतलब यहाँ पे हो गया, हमें 2H है, यहाँ पे मैंने 2H इसलिए मेंशन कर दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि C2H5OH एथिल अल्कोहल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम मिलाते हैं, जिसको 100 से 110 डिग्री पे गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये एक H यहाँ से और ये एक H यहाँ से और एक वो, तो ये H2O निकाल लेना है। उसके बाद जितना बचा हुआ है वापस इसको एक साथ यहाँ लिख देना है। बिल्कुल याद करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने से अब OH और यहाँ से H2O निकाल लिया, ठीक है। तो जब पानी निकल गया तो बचा क्या हमारे पास? C2H5HSO4, ये निकला ना, H यहाँ पे एक H बच गया, यहाँ से एक H चला गया, तो HSO4 बचा। तो C2H5H
यहाँ पे SO4, तो इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? एथिल, ये हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल की एक H निकलने के बाद ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। H फॉर क्या होता है? हाइड्रोजन। SO4 मतलब क्या होता है? सल्फेट। ठीक है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। और पानी तो आपको देखा ही पहले ही निकल गया, तो H2O निकल गया हमारा और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमें मिल गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करेंगे? HC2H5H SO4 को हमें क्या करना है? C2H5OH से हमें 140 डिग्री पे गर्म करेंगे। जब 110 के बाद 140 डिग्री पे करेंगे तो क्या होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? डाई एथिल ईथर। क्यों? हम उसको शुद्ध कर रहे हैं ना, हमें शुद्ध मात्रा में चाहिए, मतलब शुद्ध फॉर्म में चाहिए। तो C2H5OH SO4, ये इसको हमने क्या किया? अब C2H5OH से क्रिया कराया तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें क्या मिला? C2H5OH। हम सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि डाई एथिल ईथर मतलब होता है C2H5O C2H5। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, ये हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपको किससे क्रिया कराएंगे? एक ऑलरेडी C2H5 हमारे पास है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? OC2H5 चाहिए ही, तो C2H5OH के साथ फिर से क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पे हमें C2H5 और यहाँ पे OC2H5, इतना तो निकल गया। ठीक है, तो बचा क्या? यहाँ पे H बचा, तो यहाँ पे H2 हो गया, तो H2SO4 यहाँ पे सीधा निकाल दो और C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर का सूत्र आपको याद रखना ही होगा। ये याद रखेंगे तो आप आराम से बना पाएंगे कि ये चीज़ तो मुझे बनानी है, तो जो बचा है उसको यहाँ पे लिख दो, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये H2SO4 है। तो इस तरीके से आपने बना लिया रासायनिक, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें गलती मत कीजिएगा ताकि आपके नाम मार्क्स कटे। अब इनके रासायनिक गुण देख लेते हैं। 2 रासायनिक गुण हो सकता है आपको पूछे, या फिर 3 भी पूछ सकता है, तो मैं 3 आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? ठीक है, डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl से क्रिया कराने पे क्या मिलता है? एथिल एसीटेट मिलता है। किस तरीके से मिलेगा? अब पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से मिलेगा। अब इन दोनों की क्रिया कराएं हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? CH3 यहाँ से निकाल लेंगे, CH3CO, और उसके बाद बस इनको अलग कर देना है। ठीक है, CH3CO, यहाँ पे देखिए CH3CO, यहाँ पे OC2H5, एक जगह का इतना पार्ट हमने निकाला और यहाँ का इतना पार्ट निकाल लिया। मतलब ये किनारे किनारे के आप पार्ट ये याद रखिएगा कि ये पूरा निकाल के एक साथ लिख देना है। CH3CO, उसके बाद O, फिर C2H5, और उसके बाद बचा क्या हमारे पास? C2H5Cl, या फिर आप इतना याद रखिए कि C2H5Cl निकालना है, तो बाकी जो बचा उसको एक साथ लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जल अपघटन का मतलब क्या होता है? जल अपघटन कराना मतलब जल से क्रिया कराना होता है। तो जब डाई एथिल ईथर की जल से क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो C2H5O, एक H यहाँ पे निकल गया, तो C2H5OH एल्कोहल, और उसके बाद C2H5OH एल्कोहल, तो 2 प्लस मतलब 2 हमें अल्कोहल के वो प्राप्त होंगे। ठीक है, तो C2H5OH प्लस C2H5OH अल्कोहल हमें मिल गया। फिर हमें उसका क्या करना है? गर्म HI से क्रिया करानी है, तो HI से अगर क्रिया कराएंगे तो गर्म है जो C2, तो फिर से यहाँ पे ले लिया डाई एथिल ईथर, C2H5O C2H5 प्लस 2HI, इसे क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? पहले तो हमें एक H यहाँ से निकाल लेना है, सॉरी यहाँ पे 2 H निकाल लेना है, H2O निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास? 2 हमारे पास बचा C2H5 2 बचा। ठीक है, और I भी क्योंकि यहाँ पे 2 लगा है तो I हमारे पास 2 है, तो नहीं तो पहले अगर 2 नहीं लगा हो तो भी आप इसे अलग करके, क्योंकि H2O के लिए तो H2 चाहिए ना हमें पानी अलग करने के लिए, तो यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा, तो H2O निकल गया, तो C2H5I। ठीक है, एथिल आयोडाइड, क्या बोलते हैं इसको? एथिल आयोडाइड। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी आपके मन में सवाल आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई दूसरा टॉपिक भी समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कहीं डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको दोबारा समझा दूँगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।